और आज हम बात करेंगे अकबर के बारे में, है ना। किस प्रकार भारत के इतिहास के अंदर अकबर का योगदान है, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो अकबर के संबंधित भी आते हैं, है ना। तो इसलिए हम इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि अकबर का जो इतिहास है वो भी पीछे नहीं छोड़ना है, उसके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि हमने पिछली क्लास के अंदर हुमायूं की पूरी डिटेल के बारे में बात की थी, शेरशाह सूरी के बारे में बात की थी, उससे पहले हुमायूं के बारे में बात की, इस प्रकार फिर उससे पहले बाबर के बारे में बात की थी। इस प्रकार ये लगातार 4-5 क्लास थी उसके बारे में थी, है ना। ओके। और फिर हम आज अकबर के बारे में बात करते, फिर इसके जो जीवन परिचय भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत, और किस किस प्रकार जो पारंपरिक जो शुरुआत में कठिनाई थी उसके बारे में भी ध्यान होना चाहिए। हम केवल बात करेंगे, केवल कहानी के माध्यम से बात करेंगे, ना कि इस प्रकार ऐसे बहुत बड़े क्षेत्र में लिखेंगे कि भाई यहाँ पे नोट्स बने, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। नॉर्मल सी बात बोलने की, वो बात आपको ध्यान होनी चाहिए। अकबर का जीवन परिचय, ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। कब हुआ था? 15 अक्टूबर, है ना। 15 अक्टूबर 1542, अमरकोट, ठीक है ना। वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान। पाकिस्तान। राजा कौन था? वीर साल। सोडा, वीर साल सोडा। और उस समय ये वीर साल सोडा यहाँ पर थे, इनके घर पर जन्म हुआ था। इनके घर पर इनकी अकबर सॉरी हुमायूं की पत्नी थी। इनके पिता का नाम क्या था? हुमायूं। हुमायूं, है ना। और इनकी पत्नी है जो वह कहाँ पर रहती थी? वीर साल सोडा के घर रहती थी, और उन्हीं से क्या है अकबर का जन्म हुआ था। फिर हुमायूं कहा था, फिर सब हुमायूं मतलब कि एक जंगलों के अंदर घूम रहा था, क्योंकि जब शेरशाह सूरी ने उनको पराजित किया था, बेचारा इधर उधर भाग रहे थे, है ना। वो ईरान चले गए थे, ईरान से सहायता ले रहे थे। जब वो सहायता ले रहे थे उसी समय इनका जन्म हुआ था। ये कब चले गए थे? ये 42 के अंदर ये भी चले जाते हैं, क्योंकि वो अंतिम युद्ध होता है ना, उस युद्ध के अंदर फिर वो बाद में चौसा के युद्ध होता था। चौसा के भी बाद में चौसा का युद्ध होता है ना। चौसा के युद्ध के बाद में फिर वो वहाँ से चले जाते हैं, है ना। चले जाते हैं ना, उस युद्ध के बाद में ही ये ईरान जाते हैं। ईरान जाते समय बीच के अंदर अमरकोट के जो राजा था वीर सासोदा, उनके घर पर अपनी पत्नी को और कुछ ढाई सकते उनको वहीं पर रोक देते हैं कि भाई स्थिति खराब है, क्योंकि हम इतनी लंबी समय तय करेंगे, दूरी तय करेंगे, क्या पता कुछ हो सकता है ना। आप जो डिलीवरी की अवस्था मतलब की अवस्था में हो, आप कुछ की और भी समस्या हो सकती हैं, है ना। युद्ध हो सकते हैं, आक्रमण हो सकते हैं, किसी प्रकार की व्यवस्था मतलब कि समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अमरकोट सोडा के घर पर ही बैठे रहिए। और यहाँ पर इनकी पत्नी थी, और यहीं पर अकबर का जन्म हुआ था, ठीक है ना। अमरकोट में हुआ था अकबर का जन्म, है ना। ये बात हम ध्यान रखनी है इस बात को। अब जब अकबर का जन्म होता है उस समय दिल्ली पर जो शासन था वो मुगला का ख़त्म हो चुका था। क्या था? ख़त्म हो चुका था। कैसे? क्योंकि वहाँ शेरशाह सूरी का शासन आ गया था। अफ़गानों का शासन वापस किसका आ गया था? अफ़गानों का शासन, शेरशाह सूरी का शासन आ गया था, और शेरशाह सूरी वहाँ पर शासन कर रहा था। और जब हुमायूं की सेना एकत्रित होने लगी, हुमायूं संगठित होने लगा, तो उसने धीरे धीरे काबुल पर अधिकार किया। काबुल पर ऐसे अधिकार करते करते फिर आगे आया, और उन्होंने लाहौर के आक्रमण करते हुए फिर इनके जो युद्ध होता है, एक मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? मच्छीवाड़ा का युद्ध। सरहिंद और मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध, युद्ध 1556 है। जब युद्ध कर रहे थे, जब उन्होंने सोचा भी हम मच्छीवाड़ा की जगह पर आ गए थे, वहाँ पर युद्ध हो गया था, वहाँ पर शेरशाह सूरी की सेना आ गई थी, क्योंकि शेरशाह सूरी तो वहाँ पर ख़त्म हो चुका था 45-46 के बाद शेरशाह सूरी ख़त्म हो चुका था। और इनके बाद में जो इनका जो शासक था वो था सिकंदर सूर। मच्छीवाड़ा का युद्ध किसके बीच में? सिकंदर सूर है हुमायूं के बीच में। सिकंदर सूर और हुमायूं।
अब जैसे देखिए, जैसे शेरशाह सूरी पहले इतना मजबूत था, है ना, इतना ताकतवर था, तो जितना वो ताकतवर होगा तो ये कोई जरूर थोड़ी है कि भाई वो मतलब कि सिकंदर सूर वो भी इतना ताकतवर होगा, नहीं होगा ना। तो सिकंदर सूर उनकी तुलना में थोड़ा कमज़ोर था, कमज़ोर होने का कारण इसने फ़ायदा उठाया था हुमायूं ने, है ना। हुमायूं ने इसका फ़ायदा उठाए इन पर आक्रमण कर दिया था, है ना, सिकंदर सूर पर। सिकंदर सूर पराजित हो गया था। और उस समय जब हुमायूं ने यहाँ पर आक्रमण किया था तो उस समय अकबर ने भी सहयोग दिया था। अकबर छोटा था लेकिन फिर भी उसने बहुत बड़ा योगदान दिया था। आपने तो बहादुरी के आधार पर हुमायूं को लग गया अब शासन हमारे हाथ में, अब कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है ना। फिर ऐसे करते हुमायूं ने कहा भी ठीक है, अकबर भी अच्छा है मेरे बेटा होने के नाते, ये काम भी अच्छा करता है, युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है, तो इसलिए उन्होंने अपने जब जिंदा थे ना हुमायूं, तभी अकबर को एक उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार कर लिया कि मेरा अगला राजा कौन बनेगा, अकबर बनेगा, ठीक है ना। ये बात हो गई थी ना। अपने जीवन काल में भी उसको स्वीकार कर लिया था कि अकबर है मेरा अगला राजा बनेगा, ठीक है साहब। फिर जब हुमायूं आगे बढ़ता है तो उसमें वो वापस दिल्ली पर राज कर लेते हैं और दिल्ली पर शासन करते समय हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या पुस्तकालय से जब उतरते समय मतलब कि मृत्यु हो जाती है। जैसे सीढ़ी से उतरते हैं जैसे पग फिसलता है, फिसल ऐसा कोई पानी के मतलब कि बारिश का मौसम था होगा जिससे पानी आ गया था और पग फिसलती वो एकदम बूढ़े थे ही और एकदम शरीर काबू में नहीं हो पाया। जब शरीर काबू में नहीं हो पाता आदमी व्यक्ति गिर जाता है और गिरने के कारण ही एक हुमायूं की मृत्यु हो गई। फिर अब अकबर कहाँ था, अकबर था पंजाब में। कहाँ था, पंजाब में, ठीक है ना, पंजाब में अकबर यहाँ पर मतलब कि था ये अकबर पंजाब में। और इनका जो संरक्षण कौन सा, बैरम खान, बैरम खान। तो बैरम खान को बोल दिया कि भाई आपका काम क्या है, अकबर का ध्यान रखना है। हुमायूं मतलब कि जिंदा थे तभी बोला था कि आप है नहीं, बैरम खान को बोला था अकबर के तुम क्या हो, संरक्षण करो और पंजाब का जो सूबेदार है आप हो, है ना। पहले पंजाब से पहले और भी जो मतलब कि उनका सूबेदार था, जैसे लाहौर वगैरह थे वहाँ पर भी सूबेदार थे। तो इस प्रकार अकबर को कहाँ पर नियुक्त किया था, पंजाब पर सूबेदार नियुक्त किया था और पंजाब पर कार्यरत थे। और उसी समय हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तब बैरम खान क्या करता है, बैरम खान का भी हाँ इसकी मृत्यु हो गई है ना। तब क्या करते हैं, एक फिर वापस जैसे ही मृत्यु हुई थी वो अपने दिल्ली की ओर प्रस्थान थे और थोड़ी सी रवाना हुए थे। उसी पहले एक जगह पड़ती है कल्ला नूर, कल्ला नूर। इस कल्ला नूर जगह पर अकबर का राज्याभिषेक करवा दिया जाता है। क्या क्या करवा दिया जाता है, अकबर का राज्याभिषेक करवा दिया जाता है कल्ला नूर पर। ये थी डेट 14 फरवरी 1556, है ना। वहीं पर क्या है, इसका राज्याभिषेक करवा दिया जाता है कि भाई यहीं पर इसका राज्याभिषेक करवाते हैं कि भाई हाँ ये जगह भी ठीक है ना। उनके शुरुआती दौर में भी इनका राज्याभिषेक करवा देते हैं कलानूर के अंदर। और फिर जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं कि राज्याभिषेक तो करवा दिया, अब दिल्ली के अंदर जाना पड़ेगा ना, राज दरबार के अंदर उनको भी स्वतंत्र मिलने जाएगा, हाँ भाई हमारा राजा अकबर है ना। तब ये क्या करते हैं, वहाँ पर जाते हैं। लेकिन एक बात है, बैरम खान था, इनका 1556 से लेकर 60 तक किनके संरक्षण में रहे थे, अकबर का संरक्षण काल कहा जाता है, अकबर का संरक्षण काल। कैसे संरक्षण, भी अकबर तो छोटा था, जब कोई व्यक्ति बच्चा होगा तो इनका संरक्षण होगा, भाई उनका ध्यान रखेगा, कहीं ऐसे नहीं पानी में खेलना ना चला जाए, है ना, शिकार करने ना चला जाए, कोई उनकी हत्या ना कर दे राजा के समझ के, भी राजा इसकी हत्या करते थे। इसका ध्यान कौन रखता था, बैराम खान ने इसका ध्यान रखता था कि भाई हाँ किसी प्रकार से इनकी हत्या नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखता बैरम खान। जब इन बात की लगभग इनका शासन इतना काल रहा था, 4 वर्षों तक ध्यान रखे थे। और जैसे ही बड़ा होने लगा अकबर, तो उसने बैरम खान की जो बातें थी वो मना कर दी कि भाई बैरम खान, क्योंकि जब ये कोई बड़ा व्यक्ति होता है, जब उनसे कोई मिलने आते पहले उनसे मिलेंगे फिर राजा से मिलेंगे, क्योंकि उनकी इज्जत थी पहला, है ना। वो बुजुर्ग थे, वो बड़े थे, है ना, उनका मतलब कि नॉलेज भी ज़्यादा था, तो उनसे बातचीत करते फिर अकबर से बात करते। लेकिन ये बात अकबर को भी अच्छी नहीं लगी। कैसे, क्योंकि यार मैं राजा हूँ, मेरे से पहले बात करनी चाहिए, फिर मतलब बैरम खान से बात करनी चाहिए, ऐसा थोड़ा ना होता है।
और फिर अकबर को क्या, जो आस पास वाले थे ना, वो भी मतलब भड़काते थे कि यार अकबर जी ऐसे कैसे है ना, बैरम खान से पास में बैठा, कोई मिलने आते पहले बैरम खान से मिलते, आपसे तो मिलते ही नहीं, ये कोई ऐसा थोड़ा ना होता है। तब अकबर ने कहा यार आपकी बात भी ठीक है। तो बैरम खान को फिर निकाल देते हैं। बैरम खान को बोलते हैं अकबर कि आप यहाँ राज्य पर मत रहिए, है ना। तब उनको निकालने की बात आती है, बैरम खान खुद विद्रोह कर देता है, लेकिन उस विद्रोह को शांत करता है अकबर। फिर उनको बाद में भेजता है, मतलब कि भेजता है कि आप जाइए मक्का जाइए। कहाँ जाइए? मक्का भेजता है 1560 में कि आप मक्का जाइए, है ना। मक्का जाके आप तीर्थ यात्रा करके आइए, है ना, कि आप इतना हमारा संरक्षण करते हैं, है ना, आप हमारी यात्रा करते हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है आप मक्का जाइए और तीर्थ यात्रा करना आपका दायित्व बनता है, हमारा भी तीर्थ यात्रा कराना हमारा दायित्व बनता है। इसलिए उनको मक्का भेजा था। और साथ में एक व्यक्ति को भेजा था, मुबारक खान। मुबारक खान। और इसी मुबारक खान ने रास्ते में चलते हुए इनकी हत्या कर दी, जहर वगैरह दे दिया होगा, जिससे इनकी हत्या हो गई थी मक्का खान। फिर इसमें एक बात आती है, जो अकबर का जो काल था 2 वर्ष का, एक ऐसा काल है जिसको पेटीकोट का काल कहा जाता है। पेटीकोट, वो बताते हैं क्या होता है। 1560 61 से 62 60 ही करते हैं, है ना। अभी 2 साल के काल को किस काल का सरकार, किस काल का काल कहा जाता है? पेटीकोट। पेटीकोट का शासनकाल। शासन काल, ये किस प्रकार का शासनकाल है भाई? यही काल है शासनकाल। पेटीकोट का मतलब क्या होता है? लोग या पैंती पेटीकोट, वो पेटीकोट नहीं है, इसमें पेटीकोट अलग है, ध्यान रखना। इस तरह पैंती वो पेटीकोट नहीं होता है, ये पेटीकोट अलग होता है। कैसे? इसमें एक दो का नाम आता है, एक तो अन का नाम आता है। क्या आता है? अन का। और एक आता है अंतपुरी। अंतपुरी की स्त्रियां, महिलाएं, इनका शासनकाल था। देखिए, अकबर ने बैरम खान को मरवाने के बाद में भी 2 साल का शासनकाल था, पेटीकोट का शासनकाल, क्योंकि अनंतपुर की महिलाएं और अनगा का जो शासनकाल था एकदम प्रभाव था भाई, जो इस राज्य है ना, जो दिल्ली का जो राज्य था, उन पर इनका प्रभाव था। तो क्या ये ध्यान, विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, है ना। उनकी एक इज्जत थी, पेट थी, वैल्यू थी किसकी? अनगा की और अनंतपुरी के जो महिलाओं की। फिर इसमें क्या था, 1561 के अंदर एक इनका जो पुत्र होता अनगा का, अदम खान। कौन था? अदम खान। इनको मरवा देते हैं कि इस पहले इसका इलाज कीजिए। अदम खान को मरवा दिया और फिर 62 के अंदर अनगा को मरवा देते हैं। अनगा 1562 में और ये 1561 में, ठीक है ना। ये बात थी विशेष रूप से इनकी। अभी इस प्रकार इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये हो गया पेटीकोट का शासनकाल, ठीक है ना। अब इसके बाद में बात करते हैं इनकी कुछ प्रकार जो सूरत के अंदर युद्ध किस प्रकार हुए थे, है ना। युद्ध देखिए, बैरम खान था ना उस समय, तब तक बैरम खान था बेचारा इनके संरक्षण के रूप में था, और उस समय इस प्रकार राज्य पर विस्तार भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ध्यान रखना था, क्योंकि जब राजा छोटा होता तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। और जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई थी उस समय क्या है, एक जो क्षेत्र पड़ता था, कौन सा, मतलब कि जो दिल्ली के आसपास वाला क्षेत्र, वहाँ पर ज़्यादातर जैसे शेर शासुरी के आदमी अफगान थे ना, उनका प्रभुत्व अधिक से अधिक बढ़ रहा था। जब हुमायूं खत्म हुआ था उस समय जिसे जैसे अफगान थे ना, वो एक अपना प्रभाव अधिक से मतलब कि अपना प्रभाव वो एक अधिक बढ़ाने लगे थे। कैसे बताते हैं। एक युद्ध हुआ था पानीपत का दूसरा विश्व युद्ध, मतलब पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में, 5 नवंबर 1556 में। अब इसमें एक व्यक्ति था हेमू, का था? अलवर का, है ना। और सामने कौन था? बैरम खान। बैरम खान अकबर, है ना।
अकबर भी मान लीजिए बैरम खान में आए, दोनों शामिल थे। बैरम अकबर का सरदार बैरम खान, तो बैरम खान का ही नाम आता है। इनके बीच में युद्ध होता है। फिर बैरम खान क्या करता है, इसको इतनी बुरी तरह से पराजित करता है कि जिसका कोई हद नहीं होती है। अफगान सोच रहे थे कि अब क्या हुमायूं खत्म हो गए, हम शासन कर लेंगे। बेटा ऐसा शासन नहीं होता है, इसके अंदर कुछ विशेष बातें होती हैं, कुछ ऐसा ऐसा कुछ व्यक्ति होता है जिसको आप हरा नहीं पा सकते, है ना। कुछ इसके पीछे कुछ ऐसे प्रकार जो उम्मीद थी मुगल साम्राज्य को कि बैरम खान यदि नहीं था, मुगल साम्राज्य का अंत हो जाता। अब कोई चारा नहीं था, क्योंकि बैरम खान खत्म होता तो फिर अकबर को भी, बैरम खान नहीं होता तो अकबर को मार डालते। और जब अकबर को मार डालते तो ऐसा कोई राजा भी नहीं था पीछे जिसको शासन मतलब कि राजा बनाया जा सके और एक मजबूती से वो शासन कर सके। क्योंकि जितना दिल्ली मतलब कि जैसे जितना भी मुगल साम्राज्य के अंदर जितना प्रभाव अकबर का था ना, अकबर जितना शक्तिशाली था ना, उतना कितना ही था, कोई नहीं था। अकबर के अंदर जितनी कूटनीति भरी हुई थी, कूट के जो कूटनीति भरी हुई थी, वो साहित्य किसी के अंदर नहीं थी। और मुगल शासनकाल के अंदर जितना अकबर को एक अच्छा शासक के रूप में माना जाता है, वो मुगल काल के अंदर किसी राजा को अपना मतलब कि इतना अच्छा शासक के रूप में नहीं माना जाता है। अकबर किसी भी व्यक्ति को धर्म से जबरदस्ती इस प्रकार धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे थे जितना कोई दूसरे राजा करते, औरंगजेब जैसे, बाबर जैसे, है ना। उस प्रकार इसकी कोई मतलब रणनीति थी। उनका केवल एक ही मकसद था कि आप कुछ भी दे या ना दे, है ना, आप कर दे या नहीं दे, कर देवो या मत देवो, लेकिन मेरे शर्त से मेरे मतलब के साथ जुड़े रहिए, है ना, मेरे अधीन काम कीजिए। ये बात थी उनकी कि मतलब कि नक्शे के अंदर मुगल साम्राज्य का विस्तार होना चाहिए, नक्शे के अंदर आपका जो क्षेत्र है मुगल साम्राज्य के अंदर शामिल होना चाहिए। अकबर की ये रणनीति थी और अकबर कहीं हद तक इसमें शामिल मतलब कि सफल भी होता है। लेकिन महाराणा प्रताप जैसे वीर को पराजित करना इसकी एक बस की बात नहीं थी। इसने मतलब कि इतने को पराजित कर दिया, लेकिन राजस्थान के इतिहास को मिटाना इसकी बस की बात ही नहीं थी। जिसने मिटाने की कोशिश की उतना ही बढ़ता गया, है ना। फिर आगे देखते हैं, ये थी बैरम खान की युद्ध की बातें। फिर बैरम खान खत्म हो जाता है। फिर इसने क्या करता है, बैरम खान अपने शासनकाल के अंदर 2 जगह पर युद्ध भी करता है, एक ग्वालियर, है ना, और जौनपुर जैसे जगह पर युद्ध भी करता है। वहाँ पर भी मतलब असफलता भी प्राप्त करता है, कहीं भी थोड़ा बहुत विजय होती है, थोड़ी बहुत पराजय भी होती हैं। इन दोनों से वो अपने जूझता हुआ आगे बढ़ता है। फिर 1560 के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती, मरवा डालते हैं ना, अकबर द्वारा मराया दिया जाता है। फिर अकबर का जो शुरुआती शासनकाल था, है ना, शुरुआती जो लड़ाई का मामला था, जैसे है ना, किस प्रकार शुरुआत में लड़ाई वगैरह होती थी, अकबर ने किस प्रकार युद्ध की रणनीति अपनाई थी, सबसे पहले युद्ध कहाँ पर हुआ था उसके बारे में बात करते हैं, है ना। अकबर का युद्ध सिस्टम, लिख देते हैं यहाँ। अकबर, ग्वालियर व जौनपुर। ग्वालियर का राजा कौन था, रामशाह, है ना। रामशाह के ऊपर आक्रमण करता है, कब करता है, 1559 में, 59 में जब ग्वालियर पर आक्रमण करता है। तो रामशाह काफ़ी समय तक युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, युद्ध करते हैं, है ना, बहुत विस्तार तरीके से युद्ध करते हैं, लेकिन पार नहीं पड़ती हैं। तो रामशाह ने उसके प्रति आत्मसमर्पण कर देते हैं और ग्वालियर को उनको दे देते हैं। जब ग्वालियर उनको देते हैं, है ना, तो फिर जौनपुर एक जगह पड़ती है, वहाँ पर भी आक्रमण करने के लिए जाना पड़ेगा। तो जौनपुर पर आक्रमण करने के लिए खान जामे को भेजते हैं। किसको, खान जामे को, खान जामे कि भाई खान जामे जी आप जाइए और वहाँ पर जौनपुर पर आक्रमण कीजिए और जौनपुर है उनको अपने अधीन कीजिए। तो खान साहब ने कहा ठीक है साहब, आप बोल रहे थे हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। खान साहब भाई एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भाई जौनपुर आक्रमण करने के लिए भेज रहे हैं अकबर द्वारा, तो जाएंगे। फिर वो जाते हैं जौनपुर, वहाँ पर आक्रमण करते हैं, वहाँ पर जौनपुर को अपने अधिकार में करते हैं और अकबर को सूचना मिलता है भाई इनको हम अधिकार में कर लिया है, आप जितने जैसे चाहे वहाँ पर इसको कुछ किसी भी जो सामंत को आप नियुक्त कर सकते हैं और ये मेरे को नियुक्त कर सकते हैं। किसी प्रकार की आप जो व्यवस्था है जिस प्रकार सोचते हैं वैसे कर सकते हैं। फिर अकबर ने आप इच्छा अनुसार जो दिमाग में जैसी सोच थी वैसे उसने किया था जौनपुर पर। लेकिन जौनपुर पर आक्रमण करने के लिए गया कौन था, वो खान जामे गए थे। कौन गए थे, खान जामे गए थे। ये था ग्वालियर, ठीक है ना। यह हो गई ग्वालियर। महत्वपूर्ण बात ग्वालियर की तिथि, ग्वालियर की थी महत्वपूर्ण बात, और ग्वालियर पर हमने आक्रमण देख लिया, है
है ना। और इसके बाद में जो आक्रमण होता है ना, इसके बाद में जो आक्रमण होता है, महत्वपूर्ण आक्रमण, वो होता है मालवा पर। मालवा, मालवा पर, है ना। देखिए मालवा वो अभी राजस्थान का वो एक क्षेत्र पड़ता है, राजस्थान के पास में मध्य प्रदेश के पास में, इस प्रकार जो मालवा पड़ता है, मालवा भी एक अपना अपने विशेष रूप से अहम भूमिका अदा करता था कि युद्ध के क्षेत्र में, है ना, एक खान खजाने के क्षेत्र में, है ना, और भौतिकी उद्योगों के क्षेत्र में, और भी जैसे कच्चे माल थे, और रास्ता के क्षेत्र में यदि गुजरात वगैरह जाना थे, बीच में किसी रास्ते को जाना, बंदरगाहों पर जाना था, मालवा भी एक महत्वपूर्ण जगह पर थी। तब मैं जब सोचा कि भाई मालवा भी क्यों ना अपना दिन का अधिकार में कर लेते हैं, क्योंकि मालवा पर अधिकार करेंगे, है ना, तो फिर और भी कई राज्य अधिकार में हो सकते हैं, क्योंकि मालवा बीच में पड़ता है। और जब मालवा का राजा था वो बाज बहादुर था। कौन सा था? बाज बहादुर, ठीक है ना। और बहादुर पर आक्रमण करते हैं, और बाज बहादुर पर आक्रमण करने के लिए किसको भेजते हैं? आदम खान को भेजते हैं। किसको? आदम खान। आदम खान आगे थे, वही आदम खान पेटीकोट वाला कौन सा है? पेटीकोट वाला आदम खान है। तो इसको भेजते हैं आक्रमण करने के लिए। बाज बहादुर को मतलब कि पराजित करते हैं, बाज बहादुर भाग जाते हैं, और इनके भागने के बाद आदम खान माला से धन वगैरह लूट लेते हैं। फिर वो धन वगैरह लेके आते हैं। तब अकबर कहता है धन मतलब कि राज्य में जमा कराए। तो बाद आदम खान धन मतलब कि जमा कराने से मना कर देता है। वो सब हम धन मतलब कि बोलता है कि हम ये धन है वो जमा नहीं कराएंगे। फिर अकबर इनको मरवा देता है कि अच्छा ये बात है, तुम राज्य के अंदर धन जमा नहीं कराओगे, चलो तुमको मार डालते हैं। तो इनको मरवा देते हैं आदम खान को। वहीं उनका पेटीकोट का शासन है जो पहला खत्म हो जाते हैं आदम खान के मृत्यु के बाद में। इस प्रकार ये बाज बहादुर माला का आक्रमण रहता है। और जो अकबर ने था इस प्रकार माला पर आक्रमण किया था, है ना। फिर इनको जो यहाँ पर जो सूबेदार बनाते वो पीर मोहम्मद को बनाते कि भाई पीर मोहम्मद है इनका सूबेदार बना देते माला को, पीर मोहम्मद, ठीक है ना। और फिर आता है गोंडवाना। कौन सा जगह पर आक्रमण? गोंडवाना, है ना। कौन सी जगह आती है? गोंडवाना। और गोंडवाना, और इसको हम गढ़कटंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गढ़कटंगा, है ना। इन पे शासन किसना था? इनका प्रशासन था दुर्गावती का। 1564 में, और ये कहा था 1561 में। दुर्गावती, है ना। दुर्गावती एक वह स्त्री के रूप में जानी जाती हैं, है ना। वह एक स्त्री के रूप में जाती जाती है। उनके पति का नाम था वो दलपत शाह था। किसका नाम क्या था? दलपत शाह। इनके पति का नाम क्या था? दलपत शाह था। वाह दलपत शाह, क्या बात है, तुम्हारी रानी दुर्गावती गढ़कटंगा गोंडवाना क्षेत्र में एक राज्य के रूप में रानी थी, है ना। वहाँ पर शासन कर रही थी एक दुर्गा महिला। और वह महिला, है ना, भारत का इतिहास देखिए, वह महिला एक अकबर से भिड़ जाती हैं युद्ध करने के लिए। क्या रानी थी, है ना। क्या महिला के अंदर, उसके अंदर ताकत थी, क्या क्षमता थी। कोई एक अकबर जैसे जो वीर योद्धा होता उनसे टक्कर लेने में पीछे नहीं हटती थी। कौन? दुर्गावती। और दुर्गावती ने वहाँ पर युद्ध किया था, संघर्ष किया था, लगातार संघर्ष करने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जब विजय के रूप में जब युद्ध की स्थिति ऐसी थी, विजय नहीं प्राप्त की जा सकती, फिर उनकी पराजय हो जाती हैं दुर्गावती की गढ़कटंगा में। और फिर अकबर क्या करता है, उनको अपने अधिकार में ले लेता है। और अधिकार में लेने के बाद में जो क्षेत्र है गढ़कटंगा, ये 1567 के अंदर, कब? 1500 चंद्रशाह को सौंप देते हैं। चंद्रशाह, कभी इनका चंद्रशाह कौन था? दलपत शाह का भाई था। कौन सा? दलपत शाह का भाई था। और दुर्गावती का देवर था। दुर्गावती का कौन था? देवर जी थे। दुर्गावती के कौन थे? देवर जी थी। वही राज्य देवर जी को सौंप देता है कि देवर जी आप ध्यान रखिए। कौन है? अकबर इनको देवर जी को सौंप देता है, इनकी चंद्रशाह को सौंप देता है। चंद्रशाह आप इनके बारे में ध्यान रखिए। चंद्रशाह वाकई में ध्यान रखते थे, है ना। चंद्रशाह को सौंपने के बाद ऐसी बात नहीं थी चंद्रशाह ध्यान नहीं रखते थे, चंद्रशाह ध्यान रखते थे, है ना, इसके बारे में। और फिर क्या होता है
कि यहाँ पर जो जो शासक थे खान जामा और आसफ खान, क्या होता है खान जामा और आसफ खान, खान जामा और आसफ खान क्या करते हैं विद्रोह कर देते हैं, है ना, खान जामा आसफ खान, और इनको भी मुबारक खान द्वारा इनको पराजित किया जाता है और इनको फिर हत्या कर, है ना, जो विद्रोह होता है इनको शांत किया जाता है। और इसी प्रकार मुबारक शाह थे, उनका एक प्रभुत्व बढ़ा रहता है, मुबारक शाह का प्रभुत्व बना रहता है, मुबारक शाह का प्रभुत्व बना रहता है। ये थी बातें, ये थी अकबर की बातें। लगातार देखिए आप इस कलाशा को किस प्रकार अकबर की, एक तो जीवन परिचय हो गया और थोड़ा बहुत हमने युद्ध के बारे में बात कर ली। 3-4 युद्ध थे, एक तो हमने जैसे ग्वालियर जौनपुर वाला वो देख लिया, और एक मालवा देख लिया, एक गढ़कटंगा देख लिया था, है ना। ये महत्वपूर्ण जो उत्तरी भारत का जो युद्ध ये थे। और अब कल बात करेंगे राजस्थान के युद्ध के संबंधित, बात करेंगे अकबर का किस प्रकार राजस्थान के संबंधित युद्ध था। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे किस प्रकार दक्षिणी भारत के अंदर उनकी युद्ध की रणनीति थी। ये तीनों युद्ध की रणनीति हम अकबर की देखेंगे। फिर उसका थोड़ा बहुत प्रशासन मतलब कि प्रशासनिक काल देखेंगे। फिर उसके बाद में जहांगीर शाह आएगा, औरंगजेब आएगा। फिर इनके बाद में धीरे धीरे मुगल शासन खत्म होगा, फिर अंग्रेज आएंगे। फिर किस प्रकार वो मतलब कि युद्ध होते हैं, है ना, मतलब कि पलासी के युद्ध होते हैं, बक्सर के युद्ध होते हैं, उसके बारे में डिटेल से जानकारी देखेंगे। अंग्रेज का प्रभुत्व देखेंगे। फिर धीरे धीरे आधुनिक भारत, है ना, आधुनिक भारत की ओर हम बढ़ेंगे और स्वतंत्र यानी भारत आज़ाद वाला वहाँ तक बात करेंगे, किस प्रकार आज़ाद होते हैं वहाँ तक सारी डिटेल से जानकारी देखेंगे। हर जो गठन बने थे, है ना, हर जो हमारे भारत के राजनेता थे उनके द्वारा किस प्रकार गठन का निर्माण किया गया था, किस प्रकार संगठन बनाए गए थे, उसके सारी के बारे में हम जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। और इसी प्रकार इस कला के साथ हमारे लगातार बने रहने के लिए आप सबको धन्यवाद है, क्योंकि ये तो बड़ी कठिन कला से होती हैं, क्योंकि लगातार कला से डालना और लगातार कला से देखना ये बहुत बड़ा काम होता है, ठीक है ना। क्योंकि ये बहुत बड़ा, जो फ्री में कोई चीज़ मिलती है हमें लेने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, क्या पता कुछ है ही नहीं इसके पास, और जब पैसे दे के देते हैं ना तो यार वास्तव में यार बहुत अच्छी चीज़ चाहे हो कुछ भी मत ही, तो वही बात यहाँ पर होती है। तो इसीलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।